सो वेलकम बैक गाइस, आपका स्वागत है कंप्लीट एसईओ कोर्स में। एक ऐसा कोर्स जो एसईओ के सीक्रेट्स को रिवील करेगा। गाइस, अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो एक प्लेलिस्ट के अंदर है और उस प्लेलिस्ट का नाम है सुपर एडवांस एसईओ कोर्स। तो आप यूट्यूब पर जाओ, यूट्यूब पर जाकर उसके सर्च बॉक्स में लिखो डिजिटल गाइडर्स और लिखकर आप सर्च करो और फर्स्ट रिजल्ट पे जो चैनल आएगा उस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइए और प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाकर आप इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप हमारी सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। आप इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे हम आपको स्टेप बाय स्टेप एसईओ सिखाएंगे। जिन लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है एसईओ के बारे में, हम इस प्लेलिस्ट में आपको बेसिक से लेकर सुपर एडवांस के वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। आप यहाँ पे एसईओ बहुत अच्छे से सीख सकते हो। फ्रेंड्स, एक और बात, मैं जितने भी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रहा हूँ उतने वीडियोस मैं अपने फेसबुक पेज पे भी डालूंगा। मैं अपने फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके हमारे फेसबुक के पेज पर पहुंच जाइए और वहाँ पे हमारे प्लीज़ फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। वहाँ पे मैं रेगुलरली कंटेंट अपडेट करता रहूँगा। जैसे ही मैं यूट्यूब पे जो कंटेंट डालूंगा वो कंटेंट मैं वैसे ही सेम कंटेंट फेसबुक पर भी डाल दूँगा। तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और फेसबुक पर भी देख सकते हैं। तो गाइज़, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक बेल का आइकन है, उसे भी प्रेस करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए। इससे ये होगा कि हम जो भी नई वीडियो अपने प्लेलिस्ट में डालेंगे आपको उस वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगी और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे और उस वीडियो में बताए गए मेथड्स को सबसे पहले इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक गाइस। एक्सरसाइज तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1 द बेसिक्स ऑफ एसईओ चैप्टर 4 गूगल मेजर अपडेट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल के कुछ मेजर एल्गोरिदम्स के बारे में जो कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को डाउन करने में, मतलब अगर आप अपनी वेबसाइट में कुछ गलती करते हो तो ये एल्गोरिदम्स आपको तुरंत पकड़ लेंगे और आपकी जो वेबसाइट है उसकी रैंकिंग को गूगल में बहुत डाउन कर देंगे। तो इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि गूगल के कौन कौन से एल्गोरिदम्स है और आपको उससे कैसे बचना है, ये मैं बताऊँगा आज इस वीडियो में। तो आप बने रहिए इस वीडियो पे। तो सबसे पहली एल्गोरिदम है गूगल पैंडा। ये गूगल की सबसे पहले एल्गोरिदम है जो कि लॉन्च हुई थी 24 फरवरी 2011 को। तो इस एल्गोरिदम का काम क्या था, इस एल्गोरिदम का गोल क्या था? गोल, आउटरैंक साइट्स विथ लो क्वालिटी कंटेंट। अगर आप अपने ब्लॉग पोस्ट में लो क्वालिटी कंटेंट डालते हैं या थिन कंटेंट डालते हैं या ऐसा कंटेंट डालते हैं जिससे जो आपका यूज़र है वो सेटिस्फाई नहीं होता, यूज़र है वो इरिटेट हो जाता है, आपका कंटेंट पर खोलते ही बंद कर देता है, तो ऐसे कंटेंट, तो ऐसी जो वेबसाइट है उसे गूगल पैंडा की एल्गोरिदम गूगल सर्च में उसकी रैंकिंग डाउन कर देती है। तो इससे बचना कैसे है? हाउ टू स्टे सेफ फ्रॉम गूगल पैंडा। तो इफ़ यू डू कीवर्ड स्टफिंग। अब ये कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है, मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है। कीवर्ड स्टफिंग वो होती है, मान लीजिए अगर आप 2000 वर्ड्स का कंटेंट लिख रहे हो और उसमें अपना जो फोकस कीवर्ड है उस कंटेंट का, मान लीजिए आपका फोकस कीवर्ड है डॉग और आपने डॉग पर 5000 वर्ड्स का 2000 वर्ड्स का कंटेंट लिखा, तो आपको जो आपका फोकस कीवर्ड है डॉग उसे 20 बार अपने कंटेंट में डालना होगा। अगर आप इससे ज़्यादा डालते हैं तो वो कहलाती है कीवर्ड स्टफिंग। तो ये जो चीज़ें आपको नहीं करनी है। और दूसरा है स्पैम। अब ये स्पैम क्या होता है? मान लीजिए आपने एक ब्लॉग पोस्ट लिखा और उस ब्लॉग पोस्ट की लिंक को आपने दूसरे वेबसाइट्स पे कमेंट्स के थ्रू बैकलिंक जनरेट करना शुरू कर दिया, तो ये एक टाइप की स्पैमिंग होती है। तो आप ये मत कीजिए। अगर आप ये करेंगे तो गूगल पैंडा की जो एल्गोरिदम है आपकी रैंकिंग डाउन कर देगी, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन कर देगी। और तीसरा एल्गोरिदम। अब ये पैल्गोरिज्म क्या है? ये बेसिकली कॉपीराइट होता है। मान लीजिए किसी वेबसाइट ने कंटेंट लिखा, अब उस कंटेंट को आपने जाके पढ़ा और वैसा ही आपने सेम टू सेम कंटेंट वहाँ से कॉपी किया और कॉपी करके अपनी वेबसाइट में पेस्ट कर दिया, तो ये जो चीज़ है ये कहलाती है पैल्गोरिदम। तो ये आप मत कीजिए। मान लीजिए आपको किसी टॉपिक पे ब्लॉग पोस्ट लिखना है, तो आप क्या कीजिए, उस टॉपिक से रिलेटेड वेबसाइट्स पे जाइए। आप गूगल में सर्च कीजिए अपने टॉपिक को, तो आपको उस टॉपिक से रिलेटेड वेबसाइट्स मिलेंगी। आप उन वेबसाइट्स पे जाइए, उनके कंटेंट को पढ़िए, लेकिन उनके कंटेंट को कॉपी मत कीजिए। आप उनके कंटेंट को पढ़ के अपने स्टाइल में लिखिए। अपने स्टाइल में लिखेंगे तो ये जो चीज़ है ये पैल्गोरिदम नहीं कहलाएगी। ये आप जो अपने स्टाइल में लिखोगे वो एक यूनिक चीज़ होगी जो कि गूगल उसको बढ़ावा भी देता है। आप एक यूनिक कंटेंट लिखिए अपने स्टाइल में। आप दूसरे के वेबसाइट्स पे जाके आर्टिकल्स को कॉपी मत कीजिए और अपने वेबसाइट पे पेस्ट मत कीजिए। आप अपने स्टाइल में उसी चीज़ को अपने स्टाइल में लिखेंगे तो ये जो चीज़ें पैल्गोरिदम नहीं कहलाएगी। तो अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे तो गूगल पैंडा की एल्गोरिदम आपको पनिश नहीं करेगी। इफ़ यू गिव गुड यूज़र एक्सपीरियंस देन गूगल पैंडा विल लव यू। अगर आप अपना
यूज़र एक्सपीरियंस इंप्रूव कर लेते हैं, अपने ब्लॉग पोस्ट का यूज़र एक्सपीरियंस जो है वो इंप्रूव कर लेते हैं, क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, तो आपका जो गूगल पेंडा है वो आपको पनिश नहीं करता। तो आपको क्वालिटी कंटेंट लिखना है। मैं बार बार बोलता हूँ कि अच्छा कंटेंट लिखिए, अपना यूज़र है जो आपकी वेबसाइट पे आए वो आपके जो कंटेंट है पढ़ के समझ जाए और दूसरी वेबसाइट्स पे ना जाए। तो इससे जो है आपका यूज़र एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। गूगल्स को कुछ सिग्नल्स मिलते हैं कि आप एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस प्रोवाइड करा रहे हो उनके यूज़र्स को, तो गूगल पेंडा जो है आप इस एल्गोरिदम से बच जाओगे। अगर आप अपना यूज़र एक्सपीरियंस इंप्रूव कर लेते हो तो गूगल पेंडा के एल्गोरिदम से आप बच जाओगे। अब बात करते हैं गूगल पेंगुइन एल्गोरिदम के बारे में। ये लॉन्च हुई थी 24 अप्रैल 2012 को। तो इसका गोल क्या था? व्हाट वाज द गोल ऑफ दिस गूगल पेंगुइन एल्गोरिदम? तो इसका गोल था आउटरैंक साइट्स विद बैड बैकलिंक प्रोफाइल। जो वेबसाइट्स है जिनका ज़्यादा बैकलिंक्स नहीं है, मतलब उनका जो बैकलिंक का जो डोमेन अथॉरिटी या डोमेन रेटिंग है वो अच्छा नहीं है, वो क्वालिटी बैकलिंक्स नहीं है, तो उन वेबसाइट्स को जो गूगल पेंगुइन है उनकी रैंकिंग को डाउन कर देता है। देखिए बैकलिंक्स होने से क्या फ़ायदा है? अगर आपके पास ढेर सारे बैकलिंक्स होंगे अच्छी क्वालिटी के जिसकी डोमेन अथॉरिटी डीआर और पीआर हाई रहेगी, तो गूगल को लगेगा कि ये जो वेबसाइट है वो एक फेमस वेबसाइट है, काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट पे इसने लिंक लिया है। मतलब मान लीजिए कोई बहुत बड़ी वेबसाइट है, अगर वो आपको लिंक देती है तो गूगल समझता है कि ये जो वेबसाइट है एक पॉपुलर वेबसाइट है, क्योंकि एक पॉपुलर वेबसाइट ने इसके लिंक को अपने कंटेंट में मेंशन किया है। तो गूगल समझेगा कि ये जो वेबसाइट है ये कुछ तो यूनिक प्रोवाइड करवा रहा है, तभी तो हाई अथॉरिटी साइट्स इसको लिंक दे रही है। तो इससे क्या होगा, जो गूगल पेंगुइन की एल्गोरिदम है आप इससे बच जाओगे। आप जो अपनी बैकलिंक की प्रोफाइल है, आपकी जो वेबसाइट है उसकी बैकलिंक की प्रोफाइल को अच्छा कीजिए, उसमें हाई क्वालिटी बैकलिंक्स लाइए, बड़ी बड़ी जो अथॉरिटी साइट्स है उससे बैकलिंक लाइए। मैं बताऊंगा कि आपको बड़ी बड़ी अथॉरिटी साइट से बैकलिंक कैसे बनानी है। एडवांस एसईओ के सेशन में हम सब कुछ सीखेंगे। एडवांस एसईओ के वीडियो आपको थोड़ा वेट कीजिए, मैं बहुत ही जल्दी बना के यूट्यूब पर डाल दूंगा और आप उस वीडियो को देख सकेंगे। आप इतनी हाई अथॉरिटी वेबसाइट्स से बैकलिंक ले पाओगे जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं इतना हाई अथॉरिटी वेबसाइट से बैकलिंक भी ले पाऊंगा। अब ये अननेचुरल बैकलिंक का मतलब क्या होता है? अननेचुरल बैकलिंक को समझने से पहले आपको नेचुरल बैकलिंक समझना होगा। अब ये नेचुरल बैकलिंक्स क्या होती है? तो नेचुरल बैकलिंक्स वो होती है जिससे गूगल पता लगाता है कि ये जो वेबसाइट्स है इसने खुद कहीं से बैकलिंक्स नहीं लिया है, इसे हाई अथॉरिटी साइट्स ने खुद बैकलिंक दिया है। मतलब गूगल को पता है कि हम लोग जो हैं वो अननेचुरल बैकलिंकिंग भी करते हैं, मतलब कहीं से हम लोग लिंक भी बनवा सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये गूगल पकड़ लेता है। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आपको नेचुरली बैकलिंक्स कैसे बनाना है, जिससे गूगल का बाप भी नहीं पकड़ सकता आपको। तो अगर आप कहीं से बैकलिंक्स बनवा रहे हो और आप नेचुरली नहीं बनवा रहे हो, आप कहीं से मतलब बनवाते जा रहे हो, तो इस चीज़ को भी गूगल पेंगुइन की जो एल्गोरिदम है इस चीज़ को पकड़ लेती है। तो आप अननेचुरली बैकलिंक्स मत बनवाओ। मैं एक आपको मेथड दूंगा, एक आपको ऐसी ट्रिक दूंगा जिससे गूगल का बाप भी आपको नहीं पकड़ सकता कि आपने नेचुरल बैकलिंकिंग की है कि अननेचुरल बैकलिंकिंग की है। गूगल खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि इसके जो बैकलिंक्स है वो नेचुरल है कि अननेचुरल है। तो इसके बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे कि नेचुरल बैकलिंक्स क्या होती हैं और अननेचुरल बैकलिंक्स क्या होती हैं। इससे हम और भी डिटेल में सीखेंगे और इस पे मैंने कुछ टेक्निक्स भी बनाई हैं, कुछ फ्रेमवर्क्स भी बनाई है जिससे आप नेचुरली बैकलिंक्स कर पाओगे। गूगल को पता ही नहीं लग पाएगा कि ये जो बैकलिंकिंग है आपकी वेबसाइट की वो नेचुरल है कि अननेचुरल है। मतलब नेचुरल मतलब एक होती है जो खुद से बैकलिंक्स बनती है, हाई अथॉरिटी साइट्स आपको बैकलिंक देती है, और अननेचुरल बैकलिंक्स का मतलब वो होता है कि आपने कहीं से बैकलिंकिंग करवाया है, आपने किसी को पैसे दिए हैं और उस वेबसाइट ने आपको लिंक दिया है। तो ये जो है वो अननेचुरल बैकलिंक्स पकड़ लेता है गूगल। तो इसके बारे में मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा कि आपको नेचुरली बैकलिंक्स कैसे बनाना है। तो तब आप इस गूगल पेंगुइन के एल्गोरिथम से बच जाओगे। अब दूसरा है डोंट बिल्ड लिंक्स फ्रॉम इररेलेवेंट साइट्स। अब ये इररेलेवेंट साइट्स क्या होती है? आपको इररेलेवेंट साइट से बैकलिंक नहीं लेना है। इररेलेवेंट साइट्स क्या होती है? ऐसी साइट्स जो आपकी नीश में नहीं ना हो। मान लीजिए आपका जो नीश है वो कुकिंग है और आप किसी टेक्नोलॉजी वाले वेबसाइट से लिंक ले रहे हो, तो ये जो है इररेलेवेंट हो जाता है। अगर आपका नीश कुकिंग है तो आपको कुकिंग वेबसाइट से ही लिंक लेना है, आपको किसी और निश के वेबसाइट से लिंक नहीं लेना है। अगर आपका निश कुकिंग है तो आप कुकिंग वेबसाइट से ही लिंक लेंगे। आप ना तो टेक्नोलॉजी वाले वेबसाइट से, ना तो आप टेक्नोलॉजी कैटेगरी से लिंक लेंगे, ना तो आप फाइनेंस कैटेगरी से लिंक लेंगे। आप उसी निश के अंडर वेबसाइट से लिंक लेंगे। ओके। तीसरा है डोंट यूज़ द सेम एंकर टेक्स्ट एवरी टाइम। तो आपका जो एंकर टेक्स्ट है, मैंने सबसे पहला जो वीडियो मैंने द बेसिक्स ऑफ एसईओ में डाला था उसमें मैंने बताया था कि एंकर टेक्स्ट क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, आप वहाँ पे जाके एंकर टेक्स्ट के बारे में A to Z सीख सकते हैं।
आप एंकर टेक्स्ट के बारे में सीख सकते हैं। ये आपका जो एंकर टेक्स्ट का टेक्स्ट है, तो आप बार बार जहाँ से बैकलिंक ले रहे हैं, आप बार बार जो एंकर टेक्स्ट का जो टेक्स्ट है वो मान लीजिए कुकिंग रख रहे हैं, तो आपको बार बार कुकिंग नहीं रखना है। आपको अपनी वेबसाइट का नाम, फिर कुकिंग, फिर आपको बस आपकी वेबसाइट का URL, तो आपको ऐसे करके मेंटेन करके चलना है। मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा कि नेचुरली बैकलिंक्स कैसे बनाते हैं, जिसकी मदद से आप इस गूगल पेंगुइन के एल्गोरिथम से बच जाओगे। मैं आपको एंकर टेक्स्ट का एक डेमो दिखा देता हूं कि एंकर टेक्स्ट क्या होती है। ओके, तो हम एक वेबसाइट पर हैं। मान लीजिए ये एक अथॉरिटी साइट है। ओके, अब इस अथॉरिटी साइट ने मेरी साइट को लिंक दिया है। ओके, तो क्या लिंक दिया है आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऑगस्ट होम नाम से एक टेक्स्ट है और इसी टेक्स्ट पे मुझे लिंक दिया गया है मेरी साइट को। तो अगर आप इसी टेक्स्ट को बार बार बहुत सारी वेबसाइट्स में आप बैकलिंक के लिए यूज़ करते हैं, तो ये गूगल पेंगुइन की जो एल्गोरिदम है, आपको गूगल पेंगुइन की जो एल्गोरिदम है वो समझ जाती है कि आप अननेचुरली बैकलिंक कर रहे हो, आप किसी को पैसे दे के आप बैकलिंकिंग करवा रहे हो। तो आप ऐसा मत कीजिए, गूगल आपको ऐसे पकड़ लेगी। मैं आने वाले वीडियोज़ में कुछ मेथड्स बताऊँगा जिससे गूगल आपको नहीं पकड़ पाएगा। मैं ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसे मैं आपको लिंक बिल्डिंग करना सिखाऊंगा, ऐसे नेचुरल लिंक बिल्डिंग करना सिखाऊंगा कि गूगल का बाप भी आपको नहीं पकड़ सकता। ओके, सो हमारा नंबर 3 है गूगल पायरेट एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम आई थी अक्टूबर 2014 में। तो इस एल्गोरिदम का गोल क्या था? व्हाट वाज द गोल ऑफ दिस एल्गोरिदम? तो पनिश साइट विद अ कॉपीराइट रिपोर्ट। एक एग्जांपल के तौर पर मैं समझाता हूँ आपको कि मान लीजिए अमेज़ॉन बहुत बड़ी साइट है, बहुत बड़ी शॉपिंग साइट है। अब उस साइट को आप माइग्रेट करते हो। माइग्रेट मतलब आप उसी के जैसा एक डुप्लीकेट साइट बनाते हो और उसे गूगल में रैंक कर देते हो और वो गूगल में रैंक भी हो जाती है। अब जो अमेज़ॉन का जो यूज़र्स हैं, जो इंजीनियर्स बैठे हैं अमेज़ॉन में, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अमेज़ॉन में बैठे हैं, वो क्या करते हैं, वो देखते हैं आपकी वेबसाइट, वो देखते हैं कि सेम टू सेम एक वेबसाइट है, वो रैंक भी कर रही है गूगल पे और उस पर कुछ ट्रैफिक भी जा रहा है और उसमें कुछ ट्रैफिक भी जा रहा है। तो अमेज़ॉन के जो यूज़र्स हैं, अमेज़ॉन को जो चला रहा है, अमेज़ॉन का जो ओनर है, वो क्या करेगा, वो गूगल को रिपोर्ट कर देगा कि ये जो वेबसाइट है इसने हमारी वेबसाइट को कॉपी किया है और ये हमारे यूज़र्स को अपनी तरफ ले जा रहा है। और अमेज़ॉन जो है वो अपनी वेबसाइट को जो है वेरीफाई भी करवा लेता है, वो अपनी साइट को वेरीफाई करा लेता है। तो जो गूगल पायरेट क्या करता है, आपकी जो वेबसाइट है उसकी रैंकिंग बिल्कुल डाउन कर देता है। गूगल के सर्च में बिल्कुल नहीं आती आपकी जो वेबसाइट, वो जो डोमेन है बिल्कुल डाउन हो जाती है। आप जितनी भी कोशिश करो वो डोमेन कभी अब गूगल पर रैंक नहीं करेगी। तो ये होती है गूगल पायरेट की एल्गोरिदम। तो इससे बचना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। हाउ टू स्टे सेफ फ्रॉम गूगल पायरेट। डोंट गिव एनीवन्स रजिस्टर्ड कंटेंट विदाउट परमिशन ऑफ रियल ओनर। तो यहाँ पे भी वही बात बोली गई है, आप किसी के कंटेंट को या किसी की वेबसाइट को बिना उसके रियल ओनर के परमिशन के कॉपी नहीं कर सकते। अगर आप ये चीज़ करते हो तो गूगल पायरेट आपको पनिश करता है। अब बात करते हैं गूगल हमिंगबर्ड एल्गोरिदम की। ये काफ़ी फेमस एल्गोरिदम है जो कि लॉन्च हुई थी 22 अगस्त 2013 को। तो व्हाट वाज द गोल ऑफ दिस एल्गोरिदम? इस एल्गोरिदम का गोल क्या था? अब ये सर्च इंटेंट क्या होता है? तो अब बात करते हैं कि ये जो सर्च इंटेंट है वो क्या होता है। मान लीजिए मैं गूगल में कॉफ़ी टाइप करता हूँ, तो मुझे गूगल क्या दिखाएगा? कॉफ़ी के कुछ इमेजेस दिखाएगा या कॉफ़ी क्या होती है ये बताएगा। ओके, दोबारा सर्च करता हूँ गूगल में कॉफ़ी शॉप, तो अब मुझे क्या देखने को मिलेगा कि गूगल माई बिज़नेस के कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, मतलब कुछ कॉफ़ी के शॉप्स देखने को मिलेंगे। मैं जहाँ रहता हूँ उसके अगल बगल में कितने कॉफ़ी शॉप्स हैं। तो गूगल जो है वो बिज़नेस की लिस्टिंग्स दिखाने लगता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा जो पहला कीवर्ड है, हमने पहला कीवर्ड क्या टाइप किया था? कॉफ़ी, और दूसरा कीवर्ड क्या टाइप किया था? कॉफ़ी शॉप। तो दोनों ही इंटेंट में कॉफ़ी कीवर्ड आता है, लेकिन जो दूसरा कीवर्ड है उसमें शॉप आ गया। तो इससे क्या हो गया, जो कीवर्ड का इंटेंट है वो बदल गया। अब मैं क्या सर्च कर रहा हूँ कि कॉफ़ी के बारे में नहीं सर्च कर रहा हूँ, अब सर्च कर रहा हूँ कॉफ़ी शॉप्स के बारे में। तो इसी को समझने के लिए गूगल ने ये एल्गोरिदम्स हमिंगबर्ड लॉन्च किया था। तो एक और एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए मुझे कोई फ़ोन ख़रीदना है 7,000 से लेके 5,000 तक। तो गूगल में मैं जाके टाइप करता हूँ फ़ोन, तो वो फ़ोन के रिजल्ट्स मुझे दिखा देता है कि फ़ोन ऐसा होता है, वैसा होता है, कुछ बाई करने के ऑप्शंस भी दिखा देता है। लेकिन मुझे एक प्राइस लिमिट में मुझे एक फ़ोन चाहिए, तो मैं क्या टाइप करूँगा? बाई बेस्ट फ़ोन्स अंडर 7,000 या 8,000, ऐसा कुछ टाइप करूँगा। तो गूगल उस इंटेंट के अकॉर्डिंग, उस इंटेंट के हिसाब से मुझे जो सर्च रिजल्ट है वो दिखाएगा, और बहुत तेज़ी से वो मतलब जो सर्च रिजल्ट है उसे बहुत तेज़ी से मैनिपुलेट करके दिखाएगा। क्योंकि ये जो एल्गोरिदम है वो एक रियल टाइम एल्गोरिदम है, ये बहुत तेज़ी से सर्चेस को मैनिपुलेट भी कर सकता है। तो इसका काम यही था कि सर्च इंटेंट को इम्प्रूव करना। गूगल में जो लोग क्वेरी सर्च करते हैं उसी से रिलेटेड वेबसाइट्स को या उसी से रिलेटेड शॉप्स को दिखाना। तो ये काम था गूगल हमिंगबर्ड का। अब ये जो एल्गोरिदम है गूगल की, इससे सेफ कैसे रहा जाए?
तो डोंट फोकस ऑन लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, फोकस ऑन मीडियम टेल कीवर्ड्स ऑल्सो। तो आपको ज़्यादा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स पे फोकस नहीं करना है, आपको मीडियम टेल कीवर्ड्स पे फोकस करना है। वैसे मैंने लॉन्ग टेल और मीडियम टेल कीवर्ड्स मैं आपको आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा कि क्या होता है, आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होती हैं, मीडियम टेल कीवर्ड्स क्या होती हैं और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होती है। आने वाले वीडियोज़ में मैं आपको सब बताऊँगा, आप थोड़ा वेट कीजिए। दूसरा है अंडरस्टैंड द इंटेंट बिहाइंड द कीवर्ड। आपको मैंने जो एग्जांपल दिया आपको बेस्ट मोबाइल फ़ोन्स अंडर 7,000 8,000, तो ये जो है एक टाइप का इंटेंट है, मतलब वो जो ये गूगल में सर्च कर रहा है उसके पास 7,000 या 8,000 रुपये हैं मोबाइल ख़रीदने के लिए, तभी वो ये जो सर्च है वो गूगल में कर रहा है। तो आपको जो है इंटेंट समझना है, आपको कीवर्ड्स नहीं पकड़ना है, उसके इंटेंट को समझना है कि जो आदमी जो सर्च कर रहा है गूगल में उसके पास पैसे हैं मोबाइल ख़रीदने के, तभी वो ये जो गूगल में जो है वो सर्च कर रहा है, उसका इंटेंट समझना है। मैं आने वाले वीडियोस में हम इंटेंट के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो आप थोड़ा वेट कीजिए। एग्जाम्पल, तो इसे एक एग्जाम्पल लेके मैं समझाता हूँ। इफ़ एनीवन सर्च व्हाट इज़ एसईओ देन यूज़र वांट टू नो द मीनिंग ऑफ एसईओ। अगर कोई गूगल में सर्च करता है एसईओ के बारे में, तो वो जो यूज़र है वो जानना चाहता है एसईओ के बारे में, वो एसईओ का मीनिंग जानना चाहता है। एंड इफ़ एनीवन इज़ सर्चिंग चीप रेस्टोरेंट्स नियर मी देन यू हैव टू नो दैट द पर्सन हैज़ लेस मनी। अगर कोई चीप रेस्टोरेंट्स नियर मी सर्च करता है, उसके पास में कोई चीप रेस्टोरेंट मिल जाए तो उसके लिए अच्छा रहेगा। तो आपको उसका इंटेंट समझना होगा कि ये जो यूज़र है जो ये क्वेरी सर्च कर रहा है उसके पास पैसे बहुत कम है, ये इस कीवर्ड का इंटेंट है। अगर ये कोई कीवर्ड सर्च कर रहा है तो आपको समझना होगा कि उसके पास अभी पैसे कम है और आपको उसी टाइप के रिजल्ट्स दिखाने होंगे। तो गूगल हमिंगबर्ड का ये जो एल्गोरिदम है ये यही काम करता है, जो सर्च कर रहे हैं उसका वो इंटेंट निकालता है और उसी टाइप के रिजल्ट्स को आपको दिखाता है। तो गूगल हमिंगबर्ड का यही काम है और इससे आपको इसी तरह सेफ रहना है। अब बात करते हैं गूगल पिजन की। ये जो गूगल की एल्गोरिदम है वो लॉन्च हुई थी 22 जुलाई 2014 को। सो व्हाट वाज द गोल ऑफ दिस एल्गोरिदम? इस एल्गोरिदम का गोल क्या था? तो टू गिव हाई रेलेवेंट लोकल सर्च रिजल्ट्स। अब ये जो पिजन एल्गोरिदम है फ्रेंड्स, ये काम कैसे करता है ये मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए किसी ने गूगल में सर्च किया कोचिंग क्लासेस नियर मी, या मान लीजिए किसी ने गूगल में सर्च किया कोचिंग क्लासेस। अब सर्च किया तो नीचे जो है वो गूगल माई बिज़नेस के जो बिज़नेस लिस्टिंग्स हैं वो सारे नीचे आ जाते हैं। मैक्सिमम 3 आते हैं और एक शो मोर का बटन आता है। तो नीचे जो है और बिज़नेस के लिस्टिंग्स होते हैं। तो मान लीजिए कोचिंग क्लासेस में 5 बिज़नेस लिस्टिंग्स हैं, उसमें से 3 जो हैं वो टॉप पर हैं, 3 जो हैं वो दिख रहे हैं गूगल सर्च रिजल्ट्स में। अगर मैं एक पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर सर्च कर रहा हूँ तो जो 3 हैं वो जो 3 रिजल्ट्स हैं वो सबसे टॉप पे दिख रहे हैं और बाकी जो बिज़नेस लिस्टिंग्स हैं वो हाई हैं, बाकी जो बिज़नेस लिस्टिंग्स हैं वो हाइड हैं, वो दिख नहीं रही हैं। वो मैं जब शो मोर बटन पे क्लिक करूँगा तब दिख रही हैं। तो ये जो मैनिपुलेशन है वो हुई कैसे, ये जो रैंकिंग है वो कैसे हुई? तो मान लीजिए मैं वेस्ट बंगाल में अपने लोकेशन में कोचिंग क्लासेस कीवर्ड्स को गूगल में सर्च करता हूँ। तो मेरे नियरेस्ट में जो कोचिंग क्लासेस हैं उनकी जो रैंकिंग है, अगर वो बिज़नेस लिस्टिंग्स में आती हैं, गूगल माई बिज़नेस लिस्टिंग्स में आती है और मैं अपने लोकेशन में रहकर ये कीवर्ड सर्च करता हूँ कोचिंग क्लासेस, तो जो मेरे नियरेस्ट जो कोचिंग क्लासेस है जो गूगल माई बिज़नेस में लिस्टिंग है और वो जो कोचिंग क्लासेस हैं वो मेरे लोकेशन से नियरेस्ट में है, तो उनकी रैंकिंग गूगल में सबसे हाई दिखाएगी, वो नंबर 1 पे आएगी। ये जो मैनिपुलेशन होती है ये पूरी ऑटोमेटिक होती है, इसे कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हम। तो इसका जो इफ़ेक्ट है वो हमारे वेबसाइट पे क्या पड़ता है और इससे सेफ कैसे रहा जाए। हाउ टू स्टे सेफ फ्रॉम गूगल पिजन। तो इससे सेफ़ रहने के लिए आप अपनी वेबसाइट का जो पेज है वो प्रॉपरली ऑप्टिमाइज़ कीजिए। आपकी जो वेबसाइट की जो पेज स्पीड है वो अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कीजिए और आपका जो एसईओ है जो मैं आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा आप उसे अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कीजिए और गूगल माई बिज़नेस का आप एक उस पर सेटअप कीजिए। आप अपने वेबसाइट को रजिस्टर्ड करवा लीजिए गूगल माई बिज़नेस पे और डोंट मिसलीड द ऑडियंस। आप गूगल माई बिज़नेस मतलब कोई भी कीवर्ड से, चाहे वो गूगल माई बिज़नेस के कुछ बिज़नेस लिस्टिंग्स के कीवर्ड्स हों, आप उस ऑडियंस को मिसलीड मत कीजिए। अब बात करते हैं गूगल मोबाइल फ्रेंडली एल्गोरिदम के बारे में। ये जो एल्गोरिदम है लॉन्च हुई थी 21 अप्रैल 2015 को। तो व्हाट वाज द गोल ऑफ दिस एल्गोरिदम? इस एल्गोरिदम का काम क्या था? टू गिव बूस्ट टू मोबाइल फ्रेंडली पेजेस। अगर किसी वेबसाइट ने अपनी थीम को मोबाइल फ्रेंडली बना रखा है यानी रिस्पॉन्सिव बना रखा है, वो किसी डिवाइस पे भी चल सकती है, वो चाहे तो कंप्यूटर पे भी चल सकती है, वो चाहे तो टैबलेट पे चल सकती है या मोबाइल पे चल सकती है, और उसकी जो लेंथ विड्थ है, जितनी भी हाइट है, उसकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उस वेबसाइट्स में, जितने भी ऑब्जेक्ट्स या इमेजेस हैं उस वेबसाइट में, वो ऑटोमेटिकली वो डिवाइस के हिसाब से ऑटोमेटिकली उस डिवाइस में फिट हो जाती है। मतलब अपने आप को
किसी भी डिवाइस से फ्रेंडली बना लेती है। अगर आप मोबाइल में चला रहे हैं तो वो मोबाइल फ्रेंडली बन जाती है, अगर आप आईपैड में चला रहे हैं तो आईपैड फ्रेंडली बन जाती है, अगर आप डेस्कटॉप में चला रहे हैं तो वो डेस्कटॉप फ्रेंडली बन जाती है। मतलब किसी भी डिवाइस में वो अच्छे से अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं, अपने जो इमेजेस हैं, वो अच्छे से एकदम सजा के वो वेबसाइट उस डिवाइस में अपीयर हो रही है। तो इस टाइप के वेबसाइट्स को, इस टाइप के रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स को जो कि रिस्पॉन्सिव थीम यूज़ कर रही हैं, उस वेबसाइट्स को जो ये जो एल्गोरिदम है उसे बूस्ट कर देता है। ये जो एल्गोरिदम है इससे हम बचे कैसे? तो मैंने बताया कि आपको एक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन यूज़ करना है, आपको एक रिस्पॉन्सिव थीम यूज़ करना है, आपकी साइट की जो स्पीड है उसे अच्छे से ऑप्टिमाइज़ करना है। इसके लिए आप एक WP रॉकेट प्लगइन यूज़ कर सकते हैं, जो कि आने वाले वीडियोस के जो ट्यूटोरियल्स हैं उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि WP रॉकेट को कैसे सेटिंग करनी है, कैसे सब कुछ करना है। और ये जो WP रॉकेट प्लगइन है ये मैं आपको बिल्कुल फ्री में दूंगा। ये जो प्लगइन है वैसे ये पेड प्लगइन है, लेकिन आप लोगों के लिए, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ये जो प्लगइन है, मैं आप लोगों को ये प्लगइन बिल्कुल फ्री में दूंगा। ये जो प्लगइन है फ्रेंड्स, ये कोई नल्ड प्लगइन नहीं है, ये प्लगइन मैंने खुद बाई की है। इसका मैं आपको इनवॉइस भी दिखा दूंगा कि मैंने ये जो प्लगइन है, मैंने कोई नल्ड प्लगइन आपको नहीं दे रहा हूँ, आपको एकदम रियल प्लगइन दे रहा हूँ। मैंने परचेज़ की है ये प्लगइन और मैं आपको इसका इनवॉइस भी दिखा दूंगा। आने वाले वीडियोस के जो ट्यूटोरियल्स आएंगे उसमें मैं बताऊंगा कि आपको WP रॉकेट प्लगइन कैसे यूज़ करना है और कैसे उसका सारा कुछ सेटअप करना है। तो अब बात करते हैं मेक श्योर टू टेक मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट। तो आप GT मैट्रिक्स की वेबसाइट पे आप GT मैट्रिक्स पे जाके अपनी वेबसाइट की स्पीड को चेक कर सकते हैं कि डेस्कटॉप पे कितना चल रहा है। और मोबाइल पे चेक करने के लिए आप गूगल इनसाइट को यूज़ कर सकते हैं कि वो बता देगा कि गूगल इनसाइट यूज़ करने से वो आपकी वेबसाइट की जो डेस्कटॉप पे क्या स्पीड है और मोबाइल पे क्या स्पीड है दोनों बता देगा। तो आप एक टेस्ट कर लीजिए अपनी वेबसाइट का कि मोबाइल पे कितना स्पीड है और डेस्कटॉप पे कितना स्पीड है। तो ये चीज़ें करने से आप इस एल्गोरिदम से बच जाएंगे। अब बात करते हैं गूगल रैंक ब्रेन की। ये काफ़ी फेमस एल्गोरिदम है जो कि लॉन्च हुई थी 26 अक्टूबर 2015 को। सो व्हाट वाज द गोल ऑफ दिस एल्गोरिदम? यूज मशीन लर्निंग टू प्रोवाइड रेलेवेंट सर्च। अब इसका क्या मतलब हुआ और एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस एल्गोरिदम से क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो हाउ टू स्टे सेफ फ्रॉम रैंक ब्रेन, वर्क ऑन यूज़र एक्सपीरियंस। तो आपको रैंक ब्रेन एल्गोरिदम से सेफ़ रहने के लिए, अपनी वेबसाइट को सेफ़ रखने के लिए आपको यूज़र एक्सपीरियंस पे फोकस करना चाहिए। मतलब आपको क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करना चाहिए और आपको ड्वेल टाइम पे फोकस करना चाहिए। अब ये ड्वेल टाइम क्या होता है मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा और इसे कैसे बढ़ाना चाहिए ये भी मैं बताऊंगा। और आपको बाउंस रेट इम्प्रूव करना होता है। मतलब जो बंदा आपकी वेबसाइट पर आए वो आपकी वेबसाइट पर कुछ मिनट्स बिताए, 5-6 मिनट्स, या वो आपकी जो वेबसाइट का जो कंटेंट है वो पढ़े, मतलब कुछ ना कुछ टाइम वो आपके वेबसाइट के साथ बिताए, तभी आपका जो बाउंस रेट है वो इम्प्रूव होगा। वरना कोई बंदा आता है आपकी वेबसाइट, कोई कीवर्ड सर्च करता है और आपकी वेबसाइट उस सर्च में आती है और उस पर वो क्लिक करता है और क्लिक करके आप जैसे ही क्लिक करता है तो देखता है आपकी वेबसाइट में पूरा कचरा भरा हुआ है और वो वापस आपकी वेबसाइट को बंद करके किसी दूसरे रिजल्ट पर क्लिक करता है। तो इससे जो आपका बाउंस रेट है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो आपको अपने बाउंस रेट पर फोकस करना है। एक्चुअली रैंक ब्रेन एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है? एक्चुअली रैंक ब्रेन की 2 मैट्रिक्स है, एक है ड्वेल टाइम और दूसरा है CTR, मतलब क्लिक थ्रू रेट। एक्चुअली गूगल को लगता है कि अगर कोई पर्टिकुलर वेब पेज है या वेबसाइट है उसका ड्वेल टाइम और CTR अच्छा है तो गूगल का जो ये रैंक ब्रेन एल्गोरिथम है उसको वो रैंकिंग देता है। वो जो है वो आपकी रैंकिंग्स को बढ़ाते जाता है, आपकी वेबसाइट की रैंकिंग्स को बढ़ाते जाता है और सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पर आप एक बेहतर पोजीशन पर होते हो। तो अब बात करते हैं ड्वेल टाइम की कि ये ड्वेल टाइम और ये CTR क्या होता है। तो ड्वेल टाइम वो होता है, कोई बंदा अगर गूगल में कुछ सर्च करता है और आपकी वेबसाइट सर्च रिजल्ट्स पे आती है, तो अगर उस बंदे को आपकी वेबसाइट की जो टाइटल होती है, मेटा डिस्क्रिप्शन होती है, वो पसंद आती है और वो उस पर क्लिक करता है और क्लिक करके आपकी जो ब्लॉग है उस पर कुछ टाइम स्पेंड करता है, यानी कुछ टाइम बिताता है, आपकी ब्लॉग पोस्ट को पढ़ता है, तो क्लिक करने से लेके वो जो उसने आपकी वेबसाइट पे टाइम बिताया और वहाँ से जो एग्ज़िट किया, आपकी वेबसाइट को बंद किया, तो क्लिक करने से लेके वेबसाइट को क्लोज़ करने तक जो टाइम पीरियड रहा उसे बोलते हैं ड्वेल टाइम। और अगर आपका ये अच्छा रहा तो आपको गूगल में बहुत अच्छी रैंकिंग्स मिलेंगी। और CTR तो आप जानते ही हैं, क्लिक थ्रू रेट। अगर 100 लोगों में से 10 लोगों ने आपके रिज़ल्ट को क्लिक किया एट अ पर्टिकुलर कीवर्ड, एक पर्टिकुलर कीवर्ड को सर्च करके 100 लोगों में से अगर आपके जो रिज़ल्ट है उस पर 10 लोगों ने क्लिक किया तो आपका जो CTR हो गया वो 10% हो गया। तो
ऐसे करके आप CTR भी बढ़ाइए और अपना ड्वेल टाइम भी बढ़ाइए। तो ये दोनों चीज़ें कैसी होंगी, ये दोनों चीज़ें देखिए, आपका जो ड्वेल टाइम वो इम्प्रूव होगा क्वालिटी कंटेंट देने से। आप क्वालिटी कंटेंट बनाइए, तभी आपका जो ड्वेल टाइम है वो इम्प्रूव होगा। अपने जो कंटेंट में कुछ वीडियो इंप्लीमेंट कीजिए, कुछ गिफ्स इंप्लीमेंट कीजिए, चाहे तो आप कुछ पॉडकास्ट भी वहाँ पे अटैच कर सकते हैं अपने ब्लॉग पोस्ट के साथ। तो इससे जो यूज़र रहेगा वो आपका, इससे जो यूज़र आपकी वेबसाइट पर आएगा वो आपकी वेबसाइट पर कुछ बहुत टाइम स्पेंड करेगा। क्योंकि जब हम अपनी वेबसाइट पर कुछ कोई वीडियो एम्बेड करते हैं जो कि काफ़ी फेमस वीडियो होती है यूट्यूब्स की, अगर हम वो वीडियोज़ अपनी ब्लॉग पोस्ट में एम्बेड्स करते हैं तो जो यूज़र है वो उस वीडियो को देखता है और साथ ही साथ हमारी वेबसाइट पे कुछ टाइम भी स्पेंड करता है। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो वेबसाइट का जो ड्वेल टाइम है वो इम्प्रूव होता है। और CTR की बात करें तो CTR को इम्प्रूव करने के लिए कुछ हेडलाइंस लिखनी पड़ती हैं, कुछ टेक्निक्स है जो मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। आप कैसे एक बहुत बढ़िया हेडलाइन लिखें ताकि जो यूज़र है वो आप ही के रिजल्ट पर क्लिक करे, कोई भी कीवर्ड सर्च करे आपके निश में तो वो आप ही के रिजल्ट पर क्लिक करे। ऐसा मैं आपको एक टेक्निक बताऊँगा आने वाले वीडियोज़ में। बस आप ये जो कोर्स है आप इसे फॉलो करते रहिए। इस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोस आएंगे बस आप उसे फॉलो करते रहिए। एक और बात, हो सकता है किसी भी कीवर्ड जो बहुत सारे यूज़र्स सर्च कर रहे हो कोई भी कीवर्ड को, और उस पर्टिकुलर कीवर्ड पर आपकी जो वेबसाइट है वो हो सकता है फर्स्ट रिजल्ट, सेकंड रिजल्ट या थर्ड रिजल्ट पे ना हो सकता है वो 7th या 8th रिजल्ट पर हो। तो अगर बहुत सारे जो यूज़र्स हैं जो उस कीवर्ड को सर्च कर रहे होंगे तो उस कीवर्ड को सर्च करके वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस पर ना जाके वो आप ही के URL पे बार बार क्लिक करेंगे। जितने भी यूज़र्स हैं, ये कोई एक यूज़र नहीं करेगा, ऐसा बहुत सारे यूज़र्स करेंगे, गूगल के यूज़र्स। तो ऐसा अगर बहुत सारे यूज़र्स करते हैं तो आपका CTR बढ़ता है। आप प्लस अगर वो अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे आपकी वेबसाइट पे तो आपका ड्वेल टाइम भी बढ़ेगा। तो CTR प्लस ड्वेल टाइम ये दोनों अगर आपका बहुत अच्छा हो गया तो आपको फर्स्ट पेज के फर्स्ट सबसे पहले रिजल्ट पर रैंक करने से कोई नहीं रोक सकता। ये जो रैंक ब्रेन एल्गोरिदम है ये आपकी जो भी लिंक है वो गूगल समझ जाएगा कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक है और इसे मुझे ऊपर करना चाहिए। क्योंकि बहुत से जो यूज़र्स हैं वो इस कीवर्ड को सर्च करके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाले पे क्लिक नहीं कर रहे हैं, वो सीधा 7th पोजीशन की वेबसाइट को 7th पोजीशन के रिजल्ट को क्लिक कर रहे हैं। तो इस रिजल्ट को मुझे ऊपर लाना चाहिए क्योंकि इस वेबसाइट में, क्योंकि ये जो रिज़ल्ट है इसमें कुछ तो ऐसा खास है जो लोग इस पर क्लिक कर रहे हैं। तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना CTR और ड्वेल टाइम कैसे इंप्रूव करें। ये जो मैं मेथड बताऊंगा ये मैं बताऊंगा सुपर एडवांस SEO में, जहाँ पे सब कुछ आपके कंट्रोल में होगा। ऐसा कुछ नहीं है जो आपके कंट्रोल में नहीं होगा। आप सब अपने आप कंट्रोल कर पाओगे। आप अपना CTR अपने आप कंट्रोल कर पाओगे, अपना ड्वेल टाइम अपने आप कंट्रोल कर पाओगे, आप सब कुछ कंट्रोल कर पाओगे सुपर एडवांस SEO में। एडवांस SEO में मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा। तो उसमें बस आप लिंक बिल्डिंग करना सीखें कि कैसे एक वेबसाइट से, तो किसी भी वेबसाइट से आप कैसे भी ऑटोमेटिकली बैकलिंक कैसे ले, ये मैं आपको सिखाऊंगा। कुछ टेक्निक्स होंगे एडवांस SEO में जो आपको बैकलिंक्स लेने में बहुत हेल्प करेंगे। लेकिन सुपर एडवांस SEO में आप सब कुछ आपके कंट्रोल में होगा। आपके कंट्रोल में बैकलिंक्स होंगी, आप जितने चाहे उतने नेचुरल बैकलिंक बना सकते हो और ड्वेल टाइम आपके हाथ में होगा। आप ड्वेल टाइम कंट्रोल कर सकते हो सुपर एडवांस SEO सीख के, और CTR भी कंट्रोल कर सकते हो। आप जितने चाहे उतने क्लिक्स अपने रिजल्ट पर एट अ पर्टिकुलर कीवर्ड आप करवा सकते हो। तो सुपर एडवांस SEO हमारा बहुत खास होने वाला है। आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए, सुपर एडवांस SEO बहुत ही जल्द आएगा। तो आई होप आप रैंक ब्रेन के बारे में समझ गए होंगे। हमारा जो गूगल मेजर अपडेट का पार्ट 1 है वो यहीं पे फिनिश हुआ, और अगले वीडियो में मैं पार्ट 2 के बारे में बताऊं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में पूछिए। इस वीडियो की कमेंट सेक्शन है, आप उसमें पूछ सकते हैं अगर आपका कोई क्वेश्चन है।